नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। राहुल गांधी की एक आदत है जो पिछले एक हफ्ते से शुरू हुई है। राहुल हर दिन एक हेडलाइन चिपकाते हैं और आज की उनकी हेडलाइन भी झूठी साबित हुई है। लेकिन इस हेडलाइन को 52,000 लोगों ने देख लिया। कुछ लोगों के दिमाग में हो सकता है एक झूठ फिट भी हो गया हो। बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये दो नेताओं के बीच की पॉलिटिकल बयानबाजी है, इससे देश का भला क्या नुकसान होगा। झूठे बयान देने, झूठी बातें फैलाने से देश का क्या नुकसान होता है, उसका जीता जागता प्रमाण है रफाल। सत्यमेव जयते। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ के नीचे यही लिखा होता है। देश कारगिल युद्ध की जीत का उत्सव मना रहा है। कल विजय दिवस है। इस मौके पर एक और सत्य से आपका वाकिफ होना बहुत जरूरी है कि अगर रफाल उस वक्त होता तो वो युद्ध 60 दिनों में नहीं, 6 दिन में खत्म हो जाता। नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी की चोरी कितनी हवा हवाई होती है, उसका सबूत मिल चुका है। क्या नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए राहुल गांधी फेक न्यूज फैलाते हैं? इसका प्रमाण है ये विमान। राहुल गांधी नहीं समझेंगे कि नरेंद्र मोदी में कितनी हिम्मत है। मोबाइल पर मैसेज लिखने और वीडियो वायरल करने से पहले राहुल गांधी की यह तस्वीर याद कर लीजिए। राहुल गांधी पूरा चुनाव राफेल पर लड़ना चाह रहे थे। नरेंद्र मोदी को पता था कि जब तक राफेल आएगा तब तक चुनाव खत्म हो जाएगा। फिर भी उस फैसले पर टिके रहना यह मोदी की हिम्मत थी। इतना बड़ा पॉलिटिकल रिस्क लेना सबके बस की बात नहीं होती है। कोई और प्रधानमंत्री होता तो चुनाव जीतने के लिए राफेल को किनारे कर देता। मेरे साथ 10 मिनट स्टेज पे खड़ा कर दो, डिबेट करा दो। आप मेरे साथ नरेंद्र मोदी का डिबेट करा दो, नेशनल सिक्योरिटी पे, राफेल मामले पे डिबेट करा दो। मैं पता भाग जाएगा। राफेल को लेकर मोदी पर करप्शन के आरोप चिपकाने की कोशिश की गई, लेकिन मोदी ने उसे चिपकने नहीं दिया। राफेल का आना देश हित में लिया गया सबसे बड़ा फैसला था। चुनाव करीब होने के बावजूद एक नेता ने जीत हार की परवाह नहीं की। राफेल के लिए मोदी चौकीदार बन गए। 2 साल पहले के टेप को रिवाइंड करके सुने तो पता चलता है कि राहुल गांधी ने क्या क्या नहीं कहा और मोदी ने क्या क्या नहीं सुना। हमारी यूपीए की डील में हवाई जहाज का दाम 520 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज। पता नहीं क्या हुआ, किससे बात हुई, पता नहीं क्या हुआ, किससे बात हुई। प्रधानमंत्री जी फ्रांस गए, वहां पे किसके साथ गए पूरा देश जानता है। और जादू से हवाई जहाज का दाम 1600 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज हो गया। मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि सत्य को इस प्रकार से कुचला जा सकता है, सत्य को इस प्रकार से रौंदा जाता है और बार बार चीख करके देश को गुमराह करने का काम। और इन्हीं विषयों पर, देश की सुरक्षा से जुड़े हुए विषयों पर ही इस प्रकार से खेल खेले जाते हैं। ये देश कभी माफ नहीं करेगा। ये कितना दुखद है कि इस सदन में लगाए गए आरोप पर दोनों देश को बयान जारी करना पड़ा। मैं समझता हूं और दोनों देश को खंडन करना पड़े। क्या ऐसी बचकाना हरकत हम करते रहेंगे? क्या कोई जिम्मेवारी है कि नहीं? उस वक्त बालाकोट नहीं हुआ था। राफेल का बैलून बनाकर उड़ाया जा रहा था और मोदी के प्लेन को क्रैश कराने की कोशिश हो रही थी। नेगेटिव कैंपेन के बाद भी राफेल बच गया। अब वो भारत के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर बनकर आ रहा है। सोचिए, अगर राफेल जैसा फाइटर करगिल के युद्ध में भारत के पास होता तो क्या होता। राफेल पाकिस्तान के छल को आसमान से ही छलनी कर देता। अगर करगिल में राफेल होता तो राफेल चुटकियों में करगिल की चोटियों को फतह कर लेता। भारतीय सेना करगिल का युद्ध जल्दी जीत जाती।
करगिल, द्रास और बटालिक की चोटियों पर तिरंगा जल्दी लहराता, भारतीय सेना के बहादुर सैनिकों की शहादत कम होती। राफेल 60 किलोमीटर दूर से ही पाकिस्तानी सेना के बंकरों की चिंदी चिंदी बिखेर देता। राफेल का अचूक प्रहार जब पाकिस्तान पर होता तो वो फिर किसी हिमाकत की हिम्मत नहीं करता। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये भारत सरकार का लिखा हुआ बयान है जिसे सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया, इसलिए इसे बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए। करगिल का युद्ध 1999 में हुआ और राफेल 2020 में आ रहा है। आज की रणनीतिक स्थितियां अलग हैं, राजनीतिक परिस्थितियां अलग हैं। फिर करगिल के साथ हम राफेल क्यों कह रहे हैं, इसे भी समझना जरूरी है। करगिल इकलौती लड़ाई है जो मैदान में नहीं बल्कि पहाड़ों पर लड़ी गई। करगिल की चोटियां समुद्र तल से 16 से 18,000 फीट ऊंची हैं। इन पहाड़ों पर बम गिराने के लिए मिराज 2000, जगुआर, MiG-21 और MiG-27 विमान करीब 30 से 32,000 फीट ऊंचाई पर उड़ान भरते थे। MiG-29 विमानों ने इसी ऊंचाई से R-77 मिसाइल दागे। इंडियन एयरफोर्स के जाबाज फाइटर पायलट्स ने जान पर खेलकर पाकिस्तान को परास्त किया। ऑपरेशन विजय में भारत को विजयश्री मिली। करगिल की चोटियों पर भारतीय सेना ने तिरंगा लहराया, लेकिन जंग जीतने में हमें 60 दिन लग गए। हमारे 527 बहादुर जवानों को शहादत देनी पड़ी और 1363 जवान घायल हुए। आज अगर पाकिस्तान से दोबारा लड़ाई हुई तो पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए सुखोई, मिग, मिराज और जगुआर ही काफी होंगे। लेकिन अगर चीन से लड़ाई हुई तो राफेल ही गेम चेंजर बनेगा। चीन से लड़ाई में जंग का मैदान पहाड़ी होगा, रण क्षेत्र का भूगोल ठीक करगिल जैसा होगा, लेकिन दुश्मन चालाक होगा और नए हथियारों से लैस होगा। चीन को चेत जाना चाहिए कि भारत ने राफेल को पाकिस्तान के लिए नहीं, चीन के लिए ही खरीदा है। यही बात खुद एयर चीफ RS भदौरिया से सुनिए। In terms of what technologies this aircraft has brought in? राफेल से वायुसेना की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। भारतीय वायुसेना में टेक्नोलॉजी और हथियार के रूप में राफेल एक बार फिर गेम चेंजर साबित होगा। आने वाले सालों में ये आक्रामक अभियानों और युद्ध जैसी स्थितियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। War we want to conduct in the coming years. राफेल जब अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर लैंड करेगा तो उस पर गोल्डन एरोज का यही बैच लगेगा। इस पर लिखा होगा उदयाम अजस्त्रम, यानी ऊपर बढ़ते जाओ। राफेल भारतीय वायुसेना का 17वां स्क्वाड्रन होगा। इस स्क्वाड्रन का संबंध भी करगिल से है। करगिल युद्ध में 17वें स्क्वाड्रन ने MiG-21 से जंग लड़ी थी। 2020 में इसके पास सबसे एडवांस फाइटर होगा। राफेल 50,000 फीट तक ऊपर जा सकता है और वहीं से दुश्मन का टारगेट लॉक कर सकता है। मोदी ने जिस विमान को चुना है उसकी एक और खूबी जानेंगे तो इस पर फख्र करेंगे। करगिल युद्ध में भारतीय विमानों पर लगी एयर टू एयर मिसाइलों की रेंज 30 किलोमीटर तक थी। तब पाकिस्तानी एयर टू एयर मिसाइलों की रेंज 20 किलोमीटर ही थी। इसलिए पाकिस्तानी प्लेन हमारे फाइटर से टकराने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाए। राफेल पर लगी एयर टू एयर मिसाइलों की रेंज 150 किलोमीटर तक होगी, जिसे चीन भी चैलेंज नहीं कर पाएगा। राफेल पर लगी स्काल्प मिसाइलों की रेंज 550 किलोमीटर तक है, यानी राफेल पर बैठे फाइटर पायलट को अगर कमांड मिले तो वो लद्दाख के आसमान में रहते हुए भी शिनजियांग के काशगर पर मिसाइल गिरा सकता है। काशगर ही वो शहर है जहां से चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर शुरू होता है। राफेल का निशाना अचूक है। ये ऊपर नीचे अगल बगल यानी चारों तरफ निगरानी कर सकता है। इसकी विजिबिलिटी 360 डिग्री है। पायलट को बस दुश्मन को देखना है, टारगेट लॉक करना है और मिसाइल का बटन दबा देना है। राहुल गांधी भी राफेल की इन खूबियों से अनजान नहीं थे, लेकिन मोदी के खिलाफ करप्शन का नैरेटिव तैयार करना था। इसलिए राहुल ने राफेल को राजनीति का हथियार बना लिया था। राफेल को रोकने के लिए सियासी पैतरे आजमाए गए। सियासी पैतरे फेल हो गए तो कानूनी पैतरे चले गए। सुप्रीम कोर्ट में भी वो फेल हो गया तो संसद में शेम शेम के नारे गूंजे। कांग्रेस के पॉलिटिकल वॉर रूम में कैसे कैसे नैरेटिव गढ़े जाते थे, उसका ताजा सबूत है राहुल गांधी का ये ट्वीट। आधी जानकारी देकर राहुल ने उसी को पूरे सच की तरह पेश कर दिया।
लॉकडाउन के दौरान श्रमिक स्पेशल ट्रेनों पर भारतीय रेलवे ने 2142 करोड़ रुपए खर्च किए और राज्यों से उसके एवज में 429 करोड़ रुपए ही लिए। राहुल गांधी ने 429 करोड़ को रेलवे की कमाई बता दिया और 2142 करोड़ के खर्च का हिसाब दबा लिया। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इसका जवाब दिया। देश को लूटने वाले ही सब्सिडी को मुनाफा बता सकते हैं। रेलवे ने राज्य सरकारों से ली गई राशि से कहीं अधिक पैसा श्रमिक ट्रेनों को चलाने में लगाया। अब लोग पूछ रहे हैं कि सोनिया जी के टिकट के पैसे देने का वादे का क्या हुआ। मोदी को घेरने के लिए राहुल एक के बाद एक नए नैरेटिव करते हैं। वो फेल हो जाता है तो राहुल दूसरे नैरेटिव पर कूद जाते हैं। कभी चीन, कभी कोरोना, कभी रेलवे, कभी इकोनॉमी। राहुल किसी एक बात पर नहीं टिकते, शायद इसीलिए कोई उनको सीरियसली नहीं लेता। बरसों बाद एक बहुत अद्भुत तस्वीर भी आई। अगले कुछ मिनट आप बहुत गौर से देखिए। अब आप रामलला के दुर्लभ दर्शन करने जा रहे हैं। अब तक हम आपको राम मंदिर की सारी खबरें दिखाते आए, लेकिन आज अयोध्या में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम के दौरान कैमरे ने रामलला और तीनों भाइयों भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न के वीडियो भी रिकॉर्ड हो गए। इस रिपोर्ट में भगवान राम और उनके भाइयों के दर्शन करने का मौका आपको मिलेगा, क्योंकि फिलहाल कुछ दिनों तक मंदिर में कैमरा नहीं जाएगा और कोरोना के वक्त आप चाहकर भी अयोध्या नहीं जा सकते। 492 वर्ष के दौरान कोई भी एक 20 से 25 वर्ष का कालखंड अगर आप देखें तो एक बड़ा आंदोलन अयोध्या में राम जन्मभूमि के लिए हुआ। लेकिन अयोध्या के लिए 500 वर्षों के बाद इस प्रकार का शुभ मुहूर्त देखने को मिला है कि लगातार 3 दिनों तक हर मंदिर में अखंड रामायण का पाठ हम लोगों के स्तर पर। दुनिया अयोध्या को जिस रूप में देखना चाहती है उस प्रकार की क्षमता हम लोगों में है या नहीं है, ये हमें स्वयं अपने आत्मानुशासन के माध्यम से दुनिया के सामने साबित हम करेंगे। अयोध्या को देश और दुनिया का गौरव प्रदान करेंगे। 4 की रात्रि को भी और 5 की रात्रि को भी हर मठ, हर मंदिर, हर घर में दीपोत्सव का कार्यक्रम हुआ और प्रधानमंत्री जी उस गौरव को प्रदान करने के लिए अयोध्या इसकी तैयारी, इस रूप में तैयारी। मतलब 5 अगस्त को तैयारी ऐसी है जैसी कल्पना भी नहीं की होगी किसी ने। राम भक्ति की गंगा यमुना अविरल बहेगी। पूरी अयोध्या में आध्यात्म का संचार होगा। बड़ा ही अलौकिक क्षण होगा, बड़ा ही विहंगम दृश्य होगा। 500 साल बाद अयोध्या के वैभव को पूरी दुनिया देखेगी। तैयारी कर ली गई है। प्रधानमंत्री जब भूमि पूजन के लिए आएंगे तो क्या क्या कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तैयारी का पूरा ब्लूप्रिंट देख लिया है, जगह भी देख ली है, मीटिंग कर ली गई है, पूरा खाका खींच दिया है। 5 अगस्त को भूमि पूजन होगा, राम पूजन होगा और अयोध्या में दिवाली मनेगी। 4 की रात्रि को भी और 5 की रात्रि को भी हर मठ, हर मंदिर, हर घर में दीपोत्सव का कार्यक्रम, भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम। दीप जलाएं, कम से कम आप 5 दीप जलाने की व्यवस्था तो कर ही सकते हैं अपने मठ में, मंदिर में। व्यापक कार्यक्रम। अयोध्या का आयोजन ही, दीपावली का आयोजन ही जुड़ा हुआ है अयोध्या से। अयोध्या के बगैर दीपावली की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये भी जान लीजिए, भूमि पूजन से पहले आई ये तस्वीरें आखिरी फ्रेम हैं। यही तस्वीरें 5 अगस्त तक चलेंगी। इसके बाद सिर्फ तैयारी होगी, किसी को कोई तस्वीर नहीं मिलेगी। भूमि पूजन से पहले रामलला का दर्शन कर लीजिए। भूमि पूजन से पहले रामलला के सिंहासन की छवि भी देख लीजिए। नीले वस्त्र में रामलला का श्रृंगार करते देख लीजिए। ये तस्वीरें तब की हैं जब योगी आदित्यनाथ लखनऊ से अयोध्या उतरकर सीधे रामलला के दरबार में पहुंचे। ये मुलाकात भी बड़ी ही अलौकिक थी। राम भक्त योगी अपने प्रभु श्री राम के लिए उपहार लाए थे। चांदी का सिंहासन लाए थे, गाढ़े नीले रंग का वस्त्र लाए थे। चारों भाइयों का श्रृंगार किया, सभी को वस्त्र पहनाए, मुकुट सजाया, माला पहनाया, भोग लगाया, पूजा की, आरती उतारी।
मेरे ठीक पीछे आप राम जन्मभूमि परिसर देख सकते हैं और इसी परिसर में आकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले जो वो लखनऊ से चांदी का आसन लेकर के आए थे उस पर उन्होंने लक्ष्मण जी को, भरत जी को और शत्रुघ्न जी को आसन विराजमान कराया है। वहाँ बाकायदा पूजा हुई है, विधि मंत्र से पूरा उच्चारण किया गया है और जो पूजा की पूरी तरीके की फॉर्मेलिटी होती हैं, पूजा के साथ प्रसाद चढ़ाया गया है, आरती की गई है और वहां पर विद्यमान कराया गया है भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी को। शनिवार का दिन था, इसलिए योगी उनकी पसंद के गाढ़े नीले रंग का वस्त्र लाए थे। प्रधानमंत्री 5 अगस्त को जब आएंगे, उस दिन बुधवार है, उस दिन प्रभु के पसंदीदा रंग का ख्याल रखा गया है। इंडिया टीवी को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री भी श्री राम को उस दिन बुधवार के हिसाब से हरे रंग का वस्त्र पहनाएंगे। 500 साल बाद प्रभु श्री राम का मंदिर बनेगा, इसलिए एक एक चीज का बारीकी से ख्याल रखा जा रहा है। अच्छी बात यह है कि कार्यक्रम की भव्यता को दिव्यता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री भी डटे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट भी डटा है। संत महात्मा एक एक अयोध्यावासी उमंग और जोश से भरा है। 5 तारीख के पहले 4 तारीख को रात को पूरे मंदिरों में दीपक जलाए जाएं और पूरी अयोध्या को स्वच्छ बना करके दिव्य बना दिया जाए। उस तिथि के पहले 5 तारीख के पहले पूरी अयोध्या को सुसज्जित कर दिया जाए। यही निर्देश देकर के मुख्यमंत्री जी अभी यहाँ से विदा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री के पूरे कार्यक्रम की यही है कि अयोध्या में भव्य तैयारियां हो। जैसे कोई लड़का जब जन्म लेता है तो बधाई बजती, उसी प्रकार से बधाई बजना चाहिए अयोध्या के अंदर भी। राम लला और भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न को चांदी के सिंहासन पर विराजमान करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम हनुमानगढ़ी में दर्शन का था। वहां जाने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ भूमि पूजन स्थल का निरीक्षण किया, पूरे कार्यक्रम की तैयारी देखी, एक एक जानकारी मुख्यमंत्री लेते रहे। वहां से काफिला अयोध्या के राजा हनुमान जी के दरबार हनुमानगढ़ी पहुंच गया। योगी आदित्यनाथ का जो काफिला है वो हनुमानगढ़ी पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आप देख सकते हैं तस्वीरों में, इस वक्त सभी सीनियर ऑफिसर्स के साथ इस समय ऊपर जा रहे हैं हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के लिए। और हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां से कार्यशाला जाएंगे और कार्यशाला में वो निरीक्षण करेंगे और उसके बाद वो वहां से आगे कारसेवकपुरम जाएंगे। अयोध्या के राजा बजरंगबली का आशीर्वाद लेकर सीधे वहां से विश्व हिंदू परिषद की कार्यशाला पहुंचे, यहां से कारसेवकपुरम पहुंचे। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महत्वपूर्ण बैठक के लिए अयोध्या में थे। राम जन्मभूमि में दर्शन, हनुमानगढ़ी में बजरंगबली के दर्शन करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले विश्व हिंदू परिषद की इस कार्यशाला में आए। इस कार्यशाला में आकर के मुख्यमंत्री ने वो सब पत्थर देखे, वो सब कारीगरी देखी, वो सारी चीजों को देखा जो दरअसल सालों साल से यहाँ पे हो रही है। जहां अधिकारियों, विधायक, सांसद और ट्रस्ट के लोगों, साधु संत महंतों के साथ मीटिंग की। 5 अगस्त से पहले तक पूरी अयोध्या राममय हो जाएगी। सबको संदेश दे दिया है, जैसे दिवाली के पहले घर का माहौल होता है वैसे ही स्वच्छ और सुंदर अयोध्या को बनाना है। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत करने की मिस्ट्री को भी साझा किया। जब 3 वर्ष पहले प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार बनी थी तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा से हम लोगों ने दीपोत्सव के इस कार्यक्रम को अयोध्या के साथ जोड़ा। ये आयोजन उसी रूप में आगे बढ़ रहा है और हमें इसको अपने साथ जोड़ना है। दीपावली कहीं भी मनाएं, अयोध्या नाम उसके साथ जुड़ जाए। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि कोरोना की इस विषम परिस्थिति में महामारी को पनपने का मौका न मिले, उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। दर्शन हो या मीटिंग हो, हर कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। और 5 अगस्त को जब प्रधानमंत्री आएंगे तो उस दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। हमारी व्यवस्था रहेगी, कार्यक्रम जिन भी पूज्य संतों को मुख्य आयोजन में भाग लेना है क्योंकि वो संख्या सीमित होगी, हमें कोविड-19 के प्रोटोकॉल का भी पालन करना है, कार्यक्रम को भव्य भी बनाना है। मुख्यमंत्री करीब 3 घंटे तक अयोध्या में रहे। लक्ष्य एक है, राम मंदिर बनाना है, बहुत ही भव्य राम मंदिर बनाना है। जैमर गाड़ियां निकल रही हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए सामने सीट पे बैठे हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथ उठा करके उन्होंने अभिवादन किया है। हाथ उठा करके अभिवादन किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और वो यहां से अब निकल गए हैं। मास्क लगाया हुआ था, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया हुआ था। आइए अब आपको हम पाकिस्तान